सभी को नमस्कार है मेरा। चलिए आते हैं हम लोग सेट नंबर 250 पर। देखिए 250 नंबर सेट में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर हर एक सेट में आपको 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अच्छे मिल जाएं तो समझिएगा कि 15 क्वेश्चन अच्छे मिल रहे हैं, नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो आपके लिए बोनस साबित होगी। कह रहा है कि समान द्रव्यमान के दो पिंड, समान द्रव्यमान के दो पिंड, सवाल को समझिएगा, एच ऊंचाई की छत से एक के बाद एक गिराई जाती है, एक के बाद एक, दोनों को एक साथ नहीं गिराई जाएगी। अगर दोनों को एक साथ गिराई जाएगी तो वह एक समान त्वरण से एक साथ जमीन पर पहुंचेगा, एक समान त्वरण से एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। कब? जब दोनों को एक साथ गिराई जाए। उसके मध्य समय के सापेक्ष, उसके मध्य समय के सापेक्ष दूरी का अंतराल क्या हो? अंतराल होगा सदैव समान होगा, कहिएगा बढ़ेगा, घटेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, यही ना है पूछ रहा है। तो कह रहा है कि एच ऊंचाई की छत, ये कोई छत हो गया, छत की ऊंचाई, टोटल हाइट कितना हो गया? एच हो गया। बाप रे, छत की ऊंचाई क्या हो गया? टोटल हाइट हमारा एच हो गया। और एक बात बताइएगा, इसको यहाँ से गिराया जा रहा है तो u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। और जब ये यहाँ से गिर रहा है तो इसको सबसे पहली बात कि आप बता दीजिए इसको जमीन तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो कहा जाएगा कि h बराबर होती है GT² बटा 2। तो यहाँ से अगर t निकाला जाएगा तो t बराबर रूट अंडर 2h बटा जी, यही ना है, रूट अंडर 2h बटा जी। तो अगर कह दिया जाएगा कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल h के, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल h के कह रहे हैं, तो हम लोग कह देंगे इसलिए h_t1 बटा t2 बराबर रूट अंडर क्या होने वाली है? h1 बटा h2 हो जाएगा। ये बात को समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर इस सवाल में पूछा जा रहा है कि उनके मध्य समय के सापेक्ष दूरी का अंतराल क्या होगा? दूरी का अंतराल, उसके मध्य समय के सापेक्ष दूरी का अंतराल सदैव समान रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। यही सवाल आपसे कहा जा रहा है, जवाब दे दीजिए। थोड़ा हम भी आपका कमेंट्स देख लेते हैं भाई, हम भी आप लोगों का देख लेते हैं कमेंट्स, क्या कह रहा है आप लोगों का सवाल। समान द्रव्यमान के दो पिंड एच ऊंचाई की छत से एक के बाद एक गिराई जाती है, उसके मध्य समय के सापेक्ष दूरी का अंतराल होगा। तो कहिएगा दूरी का अंतराल, तो मेरे भाई आप लोग कह देंगे पहला पिंड के लिए बताइएगा, दूसरे पिंड के लिए अगर पूछ दिया जाए तो एक के बाद एक गिराई जाती है, एक के बाद एक गिराई जाती है। तो अब आप लोग ही बता दीजिएगा, एक के बाद एक गिराई जाती है तो मानकर चला जाए कि वो किसी ऊंचाई तक है आपका, तब बताइएगा दूरी का अंतराल पूछा जाएगा कि दूरी का अंतराल कितना हो जाएगा। तो दूरी का अंतराल आप लोग निकालिएगा, दूरी का अंतराल, दूरी का अंतराल पूछ रहा है तो दूरी का अंतराल सदैव समान रहेगा, ये तो 100% गलत हो जाएगा। हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये बताइएगा h बराबर GT² बाई 2, ये h1 पूरा नीचे तक पहुंचने में समय कितना लगेगा? तो समय तो निकाल सकते हैं आप लोग। और किसी ऊंचाई पर अगर पूछ दिया जाए कि यहाँ पर पहुंचने में, जैसे कि नीचे तक पहुंचने में तो समय लग गया, इसको t बराबर रूट अंडर 2h बटा जी। अगर दूरी की बात करेंगे तो दूरी कितना हो जाएगा? तो h बराबर GT² के बराबर। पहला पिंड के लिए h1 बराबर आपका हाफ GT²। फर्स्ट पिंड के लिए, प्रथम पिंड के लिए, प्रथम पिंड के लिए अगर दूरी पूछा जाए, पिंड के लिए दूरी h1 बराबर कहिएगा कि हाफ GT1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, या हाफ GT² भी कर सकते हैं, या GT1 का स्क्वायर, T1 मान लें कि GT² कर दे रहे हैं, GT²। चलिए
और बताइएगा दूसरे पिंड के लिए, सेकंड पिंड के लिए अगर पूछ दिया जाए कि दूरी हमारा कितना हो जाएगा, तो H2 बराबर तो कहिएगा हाफ जी, और यहाँ पर समय क्या लीजिएगा, तो कह देंगे यहाँ पर समय जो लेते हैं t माइनस टी जीरो कर दे रहे हैं, t माइनस टी नॉट का स्क्वायर कर दीजिएगा। और जब दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा, दोनों को जब कैलकुलेट कर दिया जाता है तो H1 माइनस H2 बराबर कितना हो जाएगा, H1 माइनस H2 बराबर हो जाएगी, इसी सूत्र से निकाल दीजिएगा आप लोग। तो डेल्टा H का मतलब H1 माइनस H2 बराबर हाफ जी, तो यहाँ पर आप लोग निकाल दीजिएगा H1 माइनस H2, इसलिए कह देंगे H1 माइनस H2 बराबर कितना बोलिएगा, तो H1 माइनस H2 का मान जब निकालिएगा तो ये डायरेक्ट वैल्यू निकाल देना, डायरेक्ट वैल्यू कर दे रहे हैं हाफ जी, कह दीजिएगा हाफ जी टी नॉट, हाफ जी टी नॉट, तो ये आप लोगों का H1 माइनस H2 निकल जाएगा, तो ये कह दीजिएगा हाफ जी टी नॉट इंटू हाफ जी टी नॉट इंटू हाफ जी टी नॉट इंटू यहाँ पर आप कर दीजिएगा हाफ जी टी नॉट इंटू टू टी माइनस टी जीरो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा इसको, अगर नहीं पता चले तब। तो एक बात बताइएगा, दोनों के बीच समय अंतराल, आपका दोनों के बीच में दूरी का अंतराल हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। इसी सूत्र से हम लोग निकाल कर यहाँ पर कर देंगे, हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए एकदम बी नंबर का जवाब दे दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। कहिएगा जैसे जैसे टी समय बढ़ेगा डेल्टा एच का अंतराल भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे टी बढ़ेगा आपका ये H1 माइनस H2 का अंतराल भी क्या करते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर अच्छा जवाब आ गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अब यहाँ से। चलिए अगले नंबर सवाल का जवाब दे देना है आपको। अब अगले नंबर सवाल का जवाब दे दीजिएगा। एक लड़का रेल में यात्रा करते हुए एक गेंद भी चाल से बाहर फेंकता है। एक लड़का रेल में यात्रा करते हुए एक गेंद को भी चाल से बाहर फेंकता है। भी चाल से क्या करता है, बाहर फेंकता है। भी चाल से बाहर फेंकता है। पृथ्वी सतह पर खड़े लड़के के, पृथ्वी सतह पर देखिए एक लड़का है, पृथ्वी सतह पर खड़े लड़के के सापेक्ष गेंद की चाल क्या होगी। पृथ्वी सतह पर खड़े लड़के के सापेक्ष गेंद की चाल क्या होगी, उसके रेस्पेक्ट में कह रहा है। जो लड़का खड़ा है, ऑब्जर्वर है जो खड़ा है, तो बता दीजिएगा। एक लड़का रेल में यात्रा करते हुए एक गेंद भी चाल से बाहर फेंकता है। पृथ्वी सतह पर खड़े लड़के के सापेक्ष गेंद की चाल होगी। एक लड़का रेल में यात्रा करते हुए भी चाल से एक गेंद भी चाल से बाहर की ओर बाहर फेंकता है। और बता दीजिएगा इसका सही में जवाब क्या होने वाली है। चलिए बता दीजिए, भी से अधिक कह रहा है, भी से कम कह रहा है, कौन सा आंसर आने वाली है, कौन सा आंसर आपका आने वाली है इसका। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, समय मैं पर्याप्त दे रहा हूं आपको। बी सर, चलो भाई देख कर बता रहे हो, बी कॉन्सेप्ट के साथ बताइए हमें आप कॉन्सेप्ट के साथ बताइए। आपका कमेंट्स में देख रहा हूं, भली भांति आप लोगों का कमेंट्स में देख रहा हूं। गेंद का वेग स्थिर लड़के के सापेक्ष भी से अधिक होगी ना। सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब आपका। बताइएगा लड़के के सापेक्ष गेंद की चाल क्या होगी, भी से अधिक होगी। सही जवाब, सही जवाब आ रहा है, सही जवाब। बिकॉज बॉल हैव डाउन वेलोसिटी एंड ट्रेन वेलोसिटी बोथ आर एडेड। हाँ एकदम सही जवाब। कहिएगा दोनों का वेग ऐड हो जाएगा। यहाँ पर सापेक्षिक वेग का मान दोनों वेगों के मान के योगफल के बराबर होगा।
यहाँ पर सापेक्षिक वेग का जो मान होगा दोनों वेगों के मान के योगफल के बराबर होगा। क्यों होगा योगफल के बराबर? क्योंकि दोनों का दिशा समान, वेग समान, तो आपेक्षिक वेग का मान जो हो गया, तो बताइएगा यही ना होगा? हाँ, सही जवाब हो गया, अधिक होगी। राइट ऑप्शन इज बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कारों में ब्रेकिंग पैड, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। कारों के ब्रेकिंग पैड में, कार का जो ब्रेकिंग पैड होता है उसमें बताइएगा घर्षण का, जैसे कि उसमें उसका काम क्या है? घर्षण को बढ़ाना। घर्षण की जब कमी आ जाती है, जैसे हम लोग वो नाम सुने बाइक उइक में, हम लोग जो ब्रेक शू जब घिस जाता है, ब्रेक शू जब घिस जाता है तो लोग कहता है ना, जानते हैं क्या कहता है लोग ब्रेक शू घिस जाने पर कि अब ब्रेक नहीं पकड़ रहा है। तो वही काम यहाँ पर भी है। आवेग का तो बात ही छोड़ दीजिए, एकदम गलत हो गया। घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, हाँ, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन होती है। तो ये घर्षण का शून्य प्रभाव, एकदम भाई, घर्षण जब शून्य हो जाएगा तो यार तब तो ब्रेक के आपका पैड, ब्रेक पैड हमारा ब्रेक शू घिस जाती है तो क्या वहाँ घर्षण काम करते? घर्षण का शून्य प्रभाव देखने को मिलती है। लेकिन कारों में ब्रेकिंग पैड में डैश डैश के गुण का उपयोग किया जाता है तो घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का यूज किया जाता है। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होती है? गतिपालक चक्र को इंग्लिश में फ्लाई व्हील कहते हैं। क्या नाम है भाई? फ्लाई व्हील। इसी को कहा जाता है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील व्हील की बात करते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक बनाए रखने के लिए, तो कहिएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया जिसको शॉर्टकट में MI अधिक होने के रहने के लिए इसके अधिकांश द्रव्यमान को परिधि की ओर इसका अधिकांश द्रव्यमान परिधि की ओर होती है। इसका अधिकांश द्रव्यमान परिधि की ओर होती है। चलिए भाई, परिधि की ओर होती है, परिधि की ओर होती है। इसका अधिकांश द्रव्यमान परिधि की ओर होती है। सुनिए मेरी बात, जिस वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा वो अपनी घूर्णन गति को उतना ज़्यादा समय तक बनाए रखती है, वह अपनी घूर्णन गति को उतना अधिक समय तक बनाए रखती है। तो वही बात तो लिख रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक रहने के लिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक रहने के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक होने के लिए, रहने के लिए इसके अधिकांश द्रव्यमान, इसका अधिकांश द्रव्यमान परिधि की ओर होती है। तो याद रखिएगा, कोई भी वस्तु घूर्णन गति करती है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक हो, इसके लिए इसके अधिकांश द्रव्यमान को परिधि की ओर होनी चाहिए, माने कि किनारे का भाग मोटा और बीच वाला भाग पतला होनी चाहिए। गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, नहीं अधिक समय तक घूर्णन, जड़त्व के संवेग को नहीं, इंजन की गति को तेज करता है। इंजन की गति को ये क्या करेगा? तेज करेगा। सी नंबर ऑप्शन सही है। कौन नंबर है? सी नंबर ऑप्शन सही है हमारा। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एक तैराक ऊंचाई से कूदते समय हवा में आसानी से कालाबाजी कर सकता है यदि वह, सुनिए, एक तैराक जब पानी में छलांग लगाता है, अपनी हाथों और पैरों को सिकोड़ लेता है, मोड़ लेता है, ताकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाए और कोणीय संवेग क्या कर जाए? बढ़ जाए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जो हम बातें बता रहे हैं बड़ी मार्वेलस बातें बता रहे हैं। एक चीज समझिएगा, कोणीय संवेग जो होती है, कोणीय संवेग बराबर होती है, यहाँ पर कोणीय वेग कहिएगा, कोणीय वेग बराबर कह दीजिएगा कोणीय संवेग
कोणीय संवेग बटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है जड़त्व आघूर्ण होती है, जड़त्व आघूर्ण। तो एक बात बताइएगा, तैराक पानी में छलांग लगाने से पहले, हम यहाँ लिख दे रहे हैं तैराक पानी में छलांग लगाते समय अपने हाथों एवं पैरों को सिकोड़ लेता है जिससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाती है, जिससे उसका एमआई माने क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाती है। जब ये घट जाएगा तो वो कोणीय वेग बढ़ जाएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाती है एवं कोणीय वेग बढ़ जाती है, एवं कोणीय वेग जो होती है बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। और वो बताइएगा, एक तैराक ऊंचाई से कूदते समय कोणीय आपका वेग बढ़ जाती है, परंतु कोणीय संवेग जो रहती है संरक्षित रहती है। ये कह सकते हैं ये भी, परंतु कोणीय संवेग संरक्षित रहती है, परंतु कोणीय संवेग जो होती है, कोणीय संवेग संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है। इसका मतलब कि यह कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन करती है। किसका पालन करती है? कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन करती है। बातों को समझिए, हम जितनी बातें बता रहा हूं ना, एकदम धरातल पर की बातें बतला रहा हूं आपको, ठीक ना। कभी भी साइंस को रटने की कोशिश मत कीजिएगा और कभी भी गोदना लेखा गोदने की कोशिश मत कीजिएगा। जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द की बातों को समझेंगे। ये बताइए, ये मान घटेगा, ये मान अगर घटेगा तो ये मान क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वही बातें हम यहाँ लिखे भी हैं कि तैराक पानी में छलांग लगाते समय अपने हाथों एवं पैरों को सिकोड़ लेता है, जिससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये घटेगा, ये बढ़ जाती है। और बताइएगा, परंतु कोणीय संवेग संरक्षित रहती है। डैट मीन्स ये कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का क्या करती है? पालन करती है। तो बताइएगा, अपने हाथ पैरों को भीतर की ओर मोड़ लेता है। सही, लाजवाब आंसर आ गया, बहुत अच्छा। बिहार क्वेश्चन यहाँ से पूछती है, आपका एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। जल प्रपात के अधा सतह पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? जब हमारी बात समझेंगे, हम आपको बताएं भी है, जब झरना का पानी किसी ऊंचाई से गिरती है और जब नीचे में आती है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपर से जब झरना का पानी नीचे आता है तो ये टकराता है, इसकी गतिज ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदलती है। तो हम कह सकते हैं, जब झरना का पानी किसी ऊंचाई से गिरती है तो उसका तापमान बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो उसका तापमान बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है भाई मेरे? तो कहिएगा, अधस्थ पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। गलत है, हाईएस्ट पॉइंट पर ना ज्यादा होगा जी। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होती है कितना? P बराबर mgh। यही तो ऊर्जा है जो ऊंचाई के बढ़ने से बढ़ेगा। अधस्थ सतह पर पृष्ठ उष्मा उपलब्ध कराता है। नहीं सर, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है और वो ही उष्मा को प्राप्त करता है पानी, जिससे पानी के तापमान में इंक्रीजमेंट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने से उसका द्रव्यमान, बताइए, भार बदलता है कि द्रव्यमान बदलता है? तो किसी भी वस्तु का जो भार होती है, हाँ, किसी भी वस्तु का अगर भार पूछा जाएगा तो भार जो होती है, वेट जो होती है,
mg के बराबर। किसी वस्तु का भार उस वस्तु के द्रव्यमान और g के गुणनफल के बराबर। तो कहिएगा वेरिएबल होती है, वेरिएबल परिवर्तनशील होती है, वेरिएबल होती है, जी के मान पर निर्भर करती है, जी के मान पर निर्भर करती है, मान पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, जी का मान जहां जहां ज्यादा होगा वहां पर ज्यादा होगा। भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, ठीक ना। द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान नियत होती है, द्रव्यमान बराबर कह दीजिएगा कांस्टेंट, द्रव्यमान बराबर कह दीजिएगा नियत होती है। नियत का मतलब क्या हो गया सर? तो ये कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है। और भार बराबर हो गया परिवर्तनशील, वेरिएबल, VARIABLE, वेरिएबल होती है। मापन, मापन क्या चीज से किया जाता है? कमानीदार तूला, कमानीदार तूला से किया जाता है, कमानीदार तूला। लेकिन इसका मापन किया जाता है बिंब बैलेंस से, साधारण तूला से बात करते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो कहिएगा कि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान भिन्न भिन्न, नहीं सर द्रव्यमान कांस्टेंट होती है, गलत। द्रव्यमान व भार दोनों गलत हो गया, द्रव्यमान वही रहेगी परंतु भार भिन्न हो जाएगा। जुकाम हो गया है सर, तो पर भी क्लास ले रहे हैं आप लोगों को। हाँ देखिए 8वां नंबर सवाल पढ़ लीजिएगा और बता दीजिएगा। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, SHM की बात करते हैं, में रहता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ होती है? तो गतिज ऊर्जा अधिकतम जो होती है मीन पॉइंट पर होती है, मीन पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु पर होती है। और जो एक्सट्रीम पॉइंट होती है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो अब बताइए, कह रहा है कि गतिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ होगी? रास्ते के प्रत्येक बिंदु पर नहीं, आपका रास्ते के प्रत्येक बिंदु पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, ठीक ना। मध्य स्थिति पर, सही बात है, मीन पोजीशन पर होती है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी का मान भी मैक्सिमम होगा और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा? मैक्सिमम नहीं होगा। वेग भी मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी का मान भी मैक्सिमम होगा, मध्य बिंदु पर होगा, ठीक है। हाँ, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? पानी की बूंदों का, पानी की बूंद जो होती है तैलीय पृष्ठ पर चिपक जाता है। किसी तैलीय, कोई जैसे कि आपके पास कोई आपका किसी चीज पर तेल लगा दीजिए और वहां पर पानी के बूंद को दीजिएगा तो क्या उससे चिपक जाएगा? कहिएगा कि चिपकने के लिए, देखिए अगर कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है और उससे चिपक जाता है तो समझना है कि असंजक बल का मान ग्रेटर देन ससंजक बल का मान। तो हम कह देंगे कि यदि असंजक बल, असंजक बल जो होती है ग्रेटर देन कौन बल? ससंजक बल, ससंजक बल, तो कह दीजिएगा तो द्रव ठोस की दीवार को, द्रव ठोस की दीवार को, ठोस की दीवार को गीला कर देती है, को गीला कर देती है। अगर ससंजक बल ग्रेटर देन असंजक बल तो द्रव ठोस की दीवार को गीला कर देती है। और जब गीला कर देती है माने कि उससे सट जाती है तो वो फैल जाएगी, तो वो क्या करेगी? फैल जाती है, फैल जाती है, ठीक ना। हाँ, असंजक बल को इंग्लिश में कहते हैं एडहेसिव फोर्स, ADHESIVE, एडहेसिव फोर्स होती है। और ससंजक बल को कहते हैं कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को ससंजक बल कहा जाता है। चलिए यहाँ पर बातों को समझ लीजिएगा कि पानी की, देखिए असंजक बल का अभाव हो जाती है, यही कारण है कि नहीं चिपक पाता है। असंजक बल का क्या हो गया? अभाव हो गया। 1 नंबर ऑप्शन सही है। अगला नंबर 10 नंबर में आ जाइएगा। निम्नलिखित में कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो ये बताइएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित इसमें कौन नहीं है? चलिए भाई, मुकेश कुमार का कहना है कि सर KGS छोड़ दिए हैं क्या सर जी? देखिए हम छोड़े नहीं हैं, मेरे लाइक बैच वहां अभी नहीं आई है, इसी कारण अभी
सब जगह सेवा दे रहे हैं, यहाँ भी सेवा देना जरूरी है ना। चलिए देखिएगा, जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइन। तब पनडुब्बी की डिजाइन जो होती है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। पनिया जहाज, पानी में चलने वाला जहाज। जहाज पानी में तैरती है लेकिन सुई जो होती है डूब जाती है, पढ़े है ना। तो क्यों भाई, क्योंकि हम लोग जहाज के को पीट पीट कर, हम लोग वहाँ थी लोहा को पीट पीट कर उसके आयतन को बढ़ा देते हैं तो घनत्व तो कम हो जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, तैरता है। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन ये होती है बर्नौली प्रमेय पर, बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। ये कह दीजिएगा बर्नौली प्रमेय पर आधारित है, ये प्रमेय पर आधारित है, ये हमारा आधारित है। ये बातें समझ रहे हैं ना, बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। और हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। बी नंबर ऑप्शन गलत हो गया, जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। समझ रहे हैं ना बात। अगर हम यहीं पर 80 गो लिख दे, जो क्वेश्चन कर रहा है उससे हम अलग लिख दें तो अच्छा है नहीं। हमारा कहना है कि एक क्वेश्चन पढ़िए और उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को समझ लीजिएगा। तो ये किस पर आधारित है, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन। हवाई जहाज का उड़ना किस पर आधारित है, क्वेश्चन पूछेगा हवाई जहाज का उड़ना किस पर आधारित है, तो कहेंगे कि बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। ठीक है, हाँ। अगले नंबर पर आते हैं, जब प्रकाश किसी सतह से परावर्तित होती है तो निम्न में कौन सी राशि नहीं बदलती है। जब प्रकाश किसी सतह से परावर्तित होती है तो इसमें कौन सी राशि नहीं बदलती है, वेग, आयाम, वेग, आयाम, आवृत्ति। तो कहिएगा आवृत्ति नहीं बदलती है, या ये भी कह सकते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बात जाती है तो उसकी चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये बताइए गैस नियम PV/T बराबर कांस्टेंट। ये बताइए सार्वत्रिक, देखिए आपका गैस नियम की बात करते हैं। आइडियल, देखिए मेरी बात समझ लेंगे पहले आप लोग। ये जो होती है आदर्श गैस समीकरण का नाम सुने हैं, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, गैस समीकरण की बात करते हैं, गैस का नियम। PV/T बराबर होती है क्या, हमारा नियतांक होती है। PV/T बराबर कांस्टेंट होती है, सही बात तो है। PV/T बराबर नियतांक होती है, कांस्टेंट होती है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2 बराबर होती है क्या, हमारा कांस्टेंट होती है। यही ना आप लोग हम लोग कह देते हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि P1 V1/P2 V2 बराबर हो जाएगा T1/T2। इसी को कहते हैं अवस्था समीकरण कह देते हैं, या इसी का नाम है इक्वेशन ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। यह किस पर लागू होती है, केवल समतापीय परिवर्तन के लिए होती है कि रुद्धोष्म, केवल रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए, कि आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक दोनों परिवर्तनों के लिए, दोनों पर लागू होती है। ये आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक दोनों पर लागू होती है। PV बराबर nRT, यही ना होती है, PV बराबर nRT लागू किस पर होती है, तो बताइएगा, सही सही जवाब दे दीजिएगा। PV बराबर nRT लागू होती है आइडियाबैटिक प्रोसेस पर, समतापीय प्रोसेस पर, दोनों पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लीजिएगा, निम्नलिखित में किन्हें ऊर्जा संग्राहक के लिए प्रयोग किया जा सकता है, इसका जवाब दे दीजिएगा। इसका जवाब दे दीजिए आप लोग फटाफट, मैं आपका भी कमेंट्स देख रहा हूं, हम भी देख रहे हैं आपका। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्राहक के लिए प्रयोग किया जा सकता है, संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र। पहले सब के बारे में समझ लीजिएगा। संपीड़ित वायु माने कंप्रेस्ड एयर, जब हम लोग हवा को दबा कर रखते हैं तब। स्प्रिंग मतलब कि स्प्रिंग को खींचिएगा चाहे दबाइएगा तो उसमें पहले के अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है, क्या उसके ऊर्जा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। बैटरी, बैटरी में हम लोग कहेंगे कि बैटरी का काम है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता, आपका विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ये क्या करता है, बदलता। ऊर्जा आपका ऊर्जा परिवर्तक में आएगा हमारा ये।
और संधारित्र का काम क्या है? संधारित्र का मतलब होती है कैपेसिटर, इसी को कंडेंसर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा संग्राहक के कई चीजों का बताइएगा। संधारित्र माने कैपेसिटर होती है। क्या होती है? कैपेसिटर। तो एक बात हमें बता दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर सही सही बता दीजिएगा, इसमें कौन सा आंसर आने वाली है आपका? कौन आ रहा है? डी नंबर। चलिए डी नंबर आ रही है, तो चलिए पहले फटाफट इसका जवाब दे दीजिए, कौन सा आंसर आने वाली है इसका। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्राहक के लिए प्रयोग किया जा सकता है? संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र। चलिए तो हम संधारित्र के बारे में कह रहे हैं। पहले आप लोग पहले लिख लीजिएगा, संधारित्र को कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर, इसी को कंडेंसर भी कहा जाता है। कंडेंसर, कंडेंसर कहते हैं, ये कहिएगा यह आवेश को संचय करती है। कहिएगा आवेश का संचय करता है। आवेश का संचय, संचय करता है। आवेश का ये संचय करता है। क्या करता है? ये आवेश का ये संचय करता है, संचय करता है। ठीक ना? हाँ, तो बता दीजिएगा इसका कौन सा होने वाला है जवाब इसका। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्टोर कौन करता है? तो कहिएगा कि सब तो ऊर्जा संग्राहक के में ना आ जाएगा। बताइए बताइए सर, जल्दी जल्दी फटाफट जवाब दे दीजिए। आप लोगों में से डी नंबर ऑप्शन आ रही है। चलिए भाई, यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं, आपका ऑप्शन डी आ रही है तो हम भी चेकआउट कर लेते हैं आपका। चलिए तो यहाँ पर कह रहा है कि आपका बैटरी, बैटरी, संपीड़ित वायु, उपरोक्त में से एक से अधिक किसे ऊर्जा संग्राहक के लिए प्रयोग किया जा सकता है? ऊर्जा संग्राहक के लिए संधारित्र आवेश का संचय करता है, आवेश को, चार्ज को स्टोर कर रखता है ये। दो तीन चार, दो तीन चार, केवल चार, दो और तीन, दो और तीन। संधारित्र सबका सब ऊर्जा को स्टोर करता है। बैटरी ऊर्जा संग्राहक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर एनर्जी स्टोरेज? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज? कंप्रेस्ड एयर, स्प्रिंग, बैटरी, कैपेसिटर। फ्लाई व्हील भी तो करती है, कैपेसिटर भी करती है। ये आपका एनर्जी को स्टोर कर रखता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखता है। संपीड़ित वायु, कंप्रेस्ड, दो तीन चार, दो तीन चार यहाँ कर देंगे तो कंप्रेस्ड एयर। संपीड़ित वायु भी होगा, सभी का सभी हो जाएगा इसमें। उपरोक्त में से एक से अधिक, डी नंबर मार दीजिए, सभी का सभी हो जाएगा, डी नंबर कर दीजिएगा। ओनली चार तीन नहीं, सब होगा। ठीक ना? गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखी पानी ठंडी हो जाती है निम्नलिखित समवर्ती के कारण। सुनिए, यहाँ डी नंबर कर दीजिएगा। कहा जाए कि गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में जो पानी होता है वो कहिएगा कि वाष्पीकरण की क्रिया होती है, जिसके कारण उसमें आपका पानी ठंडक होती है। पानी ठंडा होती है, ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है। अगला सवाल पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होगी जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम होती है? तो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बराबर, कहिएगा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होगी जिसका द्रव्यमान क ग्राम है? 1 ग्राम होती है। तो भाई मेरे ये सवाल तो आ गया कि इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम होती है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बराबर लिख लीजिएगा द्रव्यमान बटा आपका, ये द्रव्यमान बटा क्या कर दीजिएगा? द्रव्यमान बटा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पूछा जाए ना कि कुल संख्या क्या होगी, तो इसका तो सही जवाब आपका बहुत अच्छा जवाब आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कुल द्रव्यमान बटा 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ऐसे कर दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या,
इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बराबर, ऐसे बना दीजिए, कुल संख्या बराबर, कहिएगा कि कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, और बटा कर दीजिएगा कुल द्रव्यमान बटा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कर दीजिएगा। ऐसे ही बना दीजिए, सब बन जाएगा आपसे। कुल द्रव्यमान को ग्राम में दिया है तो सब ग्राम में रखिएगा। 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 28, 10 का पावर माइनस 28, और इसी को कैलकुलेट कर कर बता दीजिएगा। 10 का पावर माइनस क्या है 28, इसी को कैलकुलेट कर कर बता दीजिएगा। तो ये लगभग वैल्यू आ जाएगा 1.098 गुने 10 का पावर 27 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगी। जब ये कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बिहार पूछता है, सेंट्रल नहीं पूछता है, बिहारे पूछता है, इसलिए बिहारे पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं हम। लीजिए अगला नंबर पर आते हैं। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया को, कहिएगा उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, कहिएगा अभिक्रिया में भाग लिए बिना, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की बात करते हैं, कैटलिस्ट की बात किया जाए, कैटलिस्ट, CATALYST, कैटलिस्ट की बात करेंगे तो ये क्या है, तो कहिएगा कि सबसे पहले तो खोजकर्ता देख लीजिएगा, खोजकर्ता, तो ये खोजकर्ता में हमारे महान वैज्ञानिक बर्जेलियस साहब हैं इसका खोजकर्ता। यह अभिक्रिया में भाग लिए बिना, यह अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग लिए बिना, लिए बिना अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित में बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, परिवर्तित कर देता है, कर देता है। अभिक्रिया में भाग लिए बिना, जैसे कि दो गो आदमी हैं, बताइएगा हम हैं और एगो मेरा दोस्त है, और उधर से एगो दूसरा आदमी है उसका दोस्त है। हम दोनों आदमी पार्क में टहल रहे हैं, हम और मेरा दोस्त, और उसका दोस्त भी पार्क में टहल रहा है। हमारे दोस्त को उसके दोस्त से झगड़ा है, दोनों देखा, दोनों फैटा फैटी करने लगा, माँ का मुक्का मक्की करने लगा, एकदम दोनों आग बबूल हो गया। तो हम अपने दोस्त को कह रहे तुम मारो, हम हैं यहाँ पर। तो बताइए हमारा दोस्त जो है अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा कि घटा देगा, बढ़ा देगा। और हम अगर हम वही हम कह दें कि चलो तुम लड़ाई करो, हमको इससे मतलब नहीं है, तो वह उसकी अभिक्रिया का दर क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। तो क्या हम अभिक्रिया में भाग लिए, नहीं लिए, लेकिन हम अपना प्रेजेंटेशन शो कर कर अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं और अभिक्रिया की दर को क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो हमारा नाम उत्प्रेरक में आ जाएगा। तो इसी का खोज महान वैज्ञानिक कौन किए थे, तो बर्जेलियस साहब ने किया था। अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। रासायनिक अभिक्रिया को रोक देता है, गलत। रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने में सहायता करता है, रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बदलता है, बदलना में दोनों आ जाएगा, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ठीक है। हाँ 3 नंबर ऑप्शन सही है। लिथियम सोडियम पोटेशियम तत्व में क्या समानता है, सुनिए मेरी बात। ये दोनों तीनों जो है ना समूह, पहला एक को कहते हैं क्षार धातु, कौन धातु, क्षार धातु के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन कौन आता है, तो क्षार धातु में हमारा आती है लिथियम हो गया, सोडियम, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंसियम हो गया। ये सब के सब क्षार धातु हैं। तो कहिएगा कि ये सब का सब हमारा क्षार धातु है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब ना ये समूह पहला में रखा गया है। इस समूह के तत्व जो होते हैं आपका मुलायम होते हैं, ठीक ना। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं, जैसे कि हमारा लिथियम सोडियम पोटेशियम जो होती है इतने मुलायम होते हैं कि चाकू से काटा जा सकता है। ये अक्रिय तत्व है, नहीं सर अक्रिय तत्व में हमारा नहीं, ये क्षारीय मृदा तत्व है। क्षारीय मृदा तत्व में हमारा सेकंड ए में आता है, कहिएगा क्षारीय
मृदा तत्व की बात करते हैं तो मृदा तत्व सेकंड के ए में आता है। इसमें कौन कौन आती है? तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कहिएगा बी मक्का सर बारह, बी मक्का सर बारा। बेटा मांगे, बेटा मांग बेटा 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 बी मक्का, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बी मक्का सरबारा। ये हो गया। इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ सही बात है। तो कहिएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका समूह संख्या होती है। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। जिन समस्थानिकों का n/p अनुपात अधिक उच्च होती है वो किसको उत्सर्जित कर अस्थायित्व प्राप्त करती है? तो कहिएगा रेडियो सक्रिय तत्व का जो रेडियो सक्रिय तत्व जो होते हैं ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, पहले देख लीजिएगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं, एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बताइएगा कि इसमें हमारा कौन कौन आता है? नाभिक अस्थाई होती है, नाभिक अस्थाई, अस्थाई होती है, नाभिक अस्थाई होती है। क्यों भाई? क्योंकि नाभिक में कहिएगा न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है। तो ये किसकी संख्या अधिक होती है? न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है। तब ना अस्थाई होने के लिए अल्फा बीटा गामा जैसी अदृश्य किरणों का स्वतः उत्सर्जन करते हैं। तो बताइए रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक, सर जी AEDO का क्लास नहीं ले रहे हैं? हाँ नहीं ले रहे हैं जी, बड़ा समस्या है। AEDO का ठीक है हम समाप्त कर लेंगे, फिजिक्स का हमारा चल रहा है ना क्लास, तो हम वो समाप्त कर देंगे। आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, समय मिलेगा हम लेना शुरू कर देंगे। थोड़ा बर्डन ज़्यादा हो गई है इधर में, ठीक ना, थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा हो गई है जिसके वजह से थोड़ा आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और एक बात बताइएगा, कहा जाएगा कि नाभिक से निकलने वाली किरणें, हम यहाँ लिख दे रहे हैं नाभिक से निकलने वाली किरणें, निकलने वाली किरणें जो होती है किरणें में हमारा कौन कौन आएगा? अल्फा एंड बीटा आती है, अल्फा और क्या? बीटा। और एक अल्फा के निकलने से, एक अल्फा कण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 की कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, और एक बीटा कण के निकलने से परमाणु संख्या में कितना? 1 की वृद्धि और द्रव्यमान संख्या में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो नाभिक से ये किरणें निकलती है। आप बताइए गामा, तो हमारा गामा जो है रेडियो एक्टिव होती है, गामा किरण जो होती है इसके निकलने से परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ती है, रेडियो एक्टिव होती है, रेडियो एक्टिव होती है, ये रेडियो एक्टिव होती है। बहुत अच्छा सवाल है जी। तो जिन समस्थानिकों का n/p अनुपात उच्च होती है वो बताइए अस्थाई होती है, रेडियो सक्रिय होते हैं। और बताइएगा स्थायित्व प्राप्त करने के लिए उसको क्या उत्सर्जित करना पड़ेगा? अल्फा और बीटा। अल्फा प्राप्त करते हैं आपका, ये किसको उत्सर्जित करके अस्थायित्व प्राप्त करते हैं? तो अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा है तब बीटा तो है सर, तो बीटा मार दीजिएगा, अल्फा भी रहेगा तो अल्फा भी आंसर होगा। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? अमीनो अम्ल के 4 प्रमुख तत्व में कौन कौन आ जाएगा? कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। 3 नंबर सही जवाब हो गया। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? सही नहीं है ऑक्सीडेशन के लिए। तो ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की बात करते हैं। ऑक्सीकरण माने ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब इसी को हम लोग कहते हैं उपचयन कहते हैं। उपचयन की बात करते हैं, उपचयन, उपचयन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन। उपचयन की बात किया जाए तो ऑक्सीडेशन क्या है हमारा? तो इसी को कह दीजिएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। कहिएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर कहिएगा कि आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कह दीजिएगा। क्या बोलिएगा? रिमूवल ऑफ REMOVABL, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कह दीजिएगा।
यही ना है ऑक्सीडेशन। तो बताइएगा ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि कह दीजिएगा, वृद्धि, वृद्धि होती है ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि। तो निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उससे हाइड्रोजन हटने को ऑक्सीकरण कहते हैं। कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुवृद्धि, ऑक्सीजन में वृद्धि, हाँ भाई एडिशन होगा तो वृद्धि होगा, सही जवाब हो गया। फिर कह रहा है कि यह हाइड्रोजन के हटने की क्रिया को, हाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। हाँ, ऑक्सीकारक क्या है? तो ऑक्सीकारक का मतलब होता है जो ऑक्सीकरण करवा देता है। ऑक्सीकरण करवा देता है कि मतलब कि वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है, ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। सही जवाब है, हाँ ये भी सही है। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। नहीं सर, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया नहीं है, ये ऑक्सीकरण में नहीं आएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तब 20 का हमारा कौन नंबर हो जाएगा? तो सही जवाब आ गया हमारा 20 का सी नंबर। चलिए अगला है कि धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? तो धूम कोहरा जो होती है, धूम कोहरा की बात करेंगे तो किसके संयोजन से धूम कोहरा बनता है? तो धुआं प्लस धूल प्लस कोहरा प्लस क्या बोलिएगा, विषैली गैस से धूम कोहरा बनाता है। कहिएगा धुआं, हम एक साथ लिख दे रहे हैं, धुआं प्लस धुआं तथा क्या बोलिएगा, धूल, धुआं तथा धूल, धुआं तथा धूल प्लस कह दीजिएगा कोहरा तथा कोहरा तथा विषैली गैसें। विषैली गैस में हमारा सब आ जाएगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, विषैली गैसें, विषैली गैसें बराबर कह दीजिएगा धूम कोहरा। खतरनाक होती है ये धूम कोहरा। तो धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? वायु और जलवाष्प, वायु और जलवाष्प से, जल और धुआं से, जल अग्नि और जल से। नहीं सर, इनमें से कोई नहीं। ई नंबर ऑप्शन सही होगा, ई नंबर ऑप्शन सही होगा। विषैली गैसों में कौन कौन आ जाएगा? SO2 आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, ये सब मिलकर बनाएगा, धूम कोहरा का निर्माण करेगा ये सब, ठीक ना। हाँ, तो सही जवाब कौन नंबर हो गया? तो कहिएगा ई नंबर हो गया। अगले नंबर पर आ जाते हैं। वाहनों से निकलने वाली दूषित गैस मुख्यतः कौन कौन होती है? कार्बन कार्बन ऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। मार्स गैस CH4 को कहते हैं मार्स गैस। क्या ये वाहन से निकलती है? नहीं, दलदली स्थानों से निकलती है, कोयले की खानों, कोयले की खानों से निकलती है, कोयले की खान, दलदली स्थान, कोयले की खान, कोयले की खान हो गया, दलदली स्थान हो गया, दलदली स्थान हो गया, दलदली स्थान हो गया, दलदली जगहों से, स्थानों से, कोयले की खान हो गया, दलदली स्थान, ये सब से निकलती है कौन? हमारा CH4, जिसके कारण इसका मार्स गैस नाम पड़ा है। कहा जाएगा कि इसकी प्रधानता कहाँ होती है? तो कहिएगा प्राकृतिक गैस, बायोगैस, कहिएगा बायोगैस में, बायोगैस हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, CNG हो गया, CNG हो गया में प्रधानता होती है, प्रधानता, प्रधानता में प्रधानता होती है, इसकी प्रधानता होती है। चलिए हो गया क्लियर। आपके सवाल का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन आ गया। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। जंग लगने के बारे में असत्य कथन है। जंग लगने के बारे में असत्य कथन कौन होती है? धात्विक लोहा Fe3 आयन में ऑक्सीकृत होती है। हाँ भाई,
फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक आयन, Fe3 का मतलब क्या होती है, फेरिक आयन होती है, फेरिक आयन होती है, तब फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, FeOH का होल 3 बनाता है। ये सही जवाब हो गया। धात्विक ऑक्साइड Fe2- गलत हो गया, ये गलत हो गया। गलत कथन का चयन करने के लिए कह रहा है हमसे। कौन कथन का है, गलत कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। ये गलत कथन इसमें से है, कौन होगा आंसर। तो एक बात बताइएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है तभी ना Fe3+ आया यहाँ से। ऑक्सीजन गैस, तो ये बताइए गलत हो गया। ऑक्सीजन गैस ऑक्साइड आयन में अपचयित होती है, ऑक्सीजन गैस ऑक्साइड आयन में अपचयित होती है। ऑक्सीजन गैस इज रिड्यूस टू ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन। ये गलत है हमारा यहाँ पर, ये गलत है। लोहा में जंग लगना एक संक्षारण होती है, क्या होती है, संक्षारण में आती है। लोहा में जंग लगना संक्षारण है। लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगना कहिएगा संक्षारण में आती है, संक्षारण, संक्षारण में आती है, कोरोजन में आती है। और लोहा में जंग नहीं लगने के लिए उस पर ग्रीस चढ़ा देते हैं या उसका पेंट कर देते हैं। नहीं तो लोहा में आपका लोहा पर जस्ता की परत चढ़ा दीजिए, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, जस्तीकरण कहा जाता है। जीआई के नाम से जानते हैं उस लोहा को, गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं, संक्षारण। ये हमारा गलत है, ठीक ना। 24 नंबर में आई। अभ्रक क्या है, माइका की बात किया जाता है तो माइका जो होती है उष्मा का अच्छा चालक, उष्मा का अच्छा चालक होती है, अच्छा चालक एवं विद्युत का जो होती है कुचालक, एवं विद्युत का कुचालक होती है, कुचालक होती है, बैड कंडक्टर। उष्मा का अच्छा चालक और विद्युत का क्या होती है, कुचालक होती है। कौन, जिसका नाम है माइका, जिसको हम लोग अभ्रक के नाम से जानते हैं। तभी ना हम लोग इसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में करते हैं यूज। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन में जो नाइक्रोम का तार लपेटा जाता है, अभ्रक की पट्टी पर ही लपेटा जाता है, माइका की पट्टी पर ही लपेटा जाता है। तो दोनों नहीं, उष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक। एकदम बी नंबर ऑप्शन सही है। अगले नंबर पर आते हैं अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ कौन होती है। तो जो हमारा, जैसे कि देखिएगा, देखिए एगो बच्चा ई कर उपयुक्त में से एक से अधिक, दोनों उष्मा का खराब चालक, विद्युत तथा उष्मा का अच्छा चालक। अरे यार गलत है ना। अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ कौन है, ग्लूकोज है। तो कहिएगा नहीं सर, ये होती है कुचालक होती है, कुचालक में आता है ग्लूकोज, अल्कोहल, पॉलीथीन, ये बैड कंडक्टर है। सामान्य लवण की बात करते हैं, NaCl की बात करते हैं तो Na+ एंड Cl- होती है, तो इसमें आयनिक बंधन होती है। कौन बंधन होती है, इसमें आयनिक बंधन है ये। और आयनिक बंधन का प्रॉपर्टीज होती है, आयनिक बंधन का प्रॉपर्टीज क्या है, तो कहिएगा कि ये जो होती है ठोस अवस्था में आयनिक बंधन होती है, और आयनिक यौगिक जो होती है ना, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है और द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक होती है। कौन नंबर हो जाएगा, तो कहिएगा सामान्य लवण हो गया, NaCl हो गया, सामान्य लवण NaCl। लीजिए, पदार्थों की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायन की शाखा क्या कहलाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। इनऑर्गेनिक, तो कहिएगा नहीं सर, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटालिक केमिकल्स नहीं, इसको विश्लेषण रसायन के नाम से जानते हैं। ये सब टर्मोलॉजी है, याद रखिएगा इसमें, ठीक ना। इसमें NaCl, हाँ NaCl क्यों, क्योंकि NaCl आयनिक यौगिक है और वो अपने आयन में टूटता है तो Na+ और Cl- में ब्रेक डाउन हो जाती है। आयनिक यौगिक का प्रॉपर्टीज है कि ठोस अवस्था में विद्युत का होता है क्या, कुचालक, और द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक होती है। आगे बढ़ जाइएगा। एक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है। एक सिल्वर क्लोराइड को, देखिए यहाँ पर AgCl की बात करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंटेशन में, सनलाइट,
तो ये टूट जाता है Ag प्लस Cl2 में। तो ये बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस है कि नहीं है? तो नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग सिल्वर AgCl की बात किया जा रहा है ना, AgCl। तो यहाँ 2 लगा दीजिएगा, तो यहाँ 2 लगा दीजिएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो बता दीजिए इसका सही जवाब कौन सा आने वाली है? इसका सही जवाब बता दीजिए कौन सा होने वाली है आपका। तो बता दो भाई मेरे, कौन सा आंसर आने वाली है इसका। तो कह दीजिएगा कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? तो सिल्वर धातु के बनने के कारण ये भूरे रंग का हो जाता है। कौन धातु? सिल्वर धातु बनने के कारण। सिल्वर निकल रहा है ना यहाँ से। आपका अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है, आपका जो बना होती है। तो ये बताइए, अस्थि कोशिकाएं जो होती है, अस्थि कोशिकाएं हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है, जो बना होती है। तो हड्डियों में क्या मिलती है? कैल्शियम फॉस्फेट ना। तो इसमें बना हो क्या चीज होता है? कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है इसमें। कैल्शियम फॉस्फेट होती है इसमें, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है इसमें। लीजिए अगला नंबर पर आते हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाला कवक कौन है? आपका पिक्सिनिया बताइएगा। मनुष्य में रोग करने वाला उत्तक है, कवक है? तो कहिएगा नहीं, ये तो सर गेहूं में पैदा करता है। पक्सिनिया जो होती है, पक्सिनिया कवक किस में रोग पैदा करता है? बोलिए आप लोग, कमेंट्स देख रहा हूं मैं आपका। तब बताइएगा गेहूं में पैदा करता है। किस में? गेहूं में। ये हमारा गेहूं में पैदा करता है। फिर बताइएगा सिस्टोपस कवक किस में पैदा करता है रोग? बता दीजिएगा। फूल का प्रजनन अंग इसमें कौन नहीं है? कार्पेल्स फूल का प्रजनन अंग है कि नहीं है? एक बात बता दीजिए पहले आप लोग, कार्पेल्स फूल का प्रजनन अंग है कि नहीं? अरे यार, ये कार्पेल्स फूल का प्रजनन अंग है कि नहीं, जिसको अंडप कहते हैं, फूल का मादा प्रजनन अंग है। ये मादा प्रजनन अंग में आती है, अंडप के नाम से जानते हैं, प्रजनन अंग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? ये तो फूल का प्रजनन अंग इसमें हमारा देखिएगा तो स्त्री केसर होती है, पुंकेसर होती है। स्त्री केसर और क्या होती है? स्त्री केसर और पुंकेसर होती है। स्त्री केसर में देखिएगा तो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिका होती है और अंडाशय होती है। बाह्य दल पुंज और यहाँ पर निम्नलिखित से अधिक नहीं है कह रहा है, नहीं है। तो कहिएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में सब है, इसमें से नहीं है पूछ रहा है। ई नंबर ऑप्शन कीजिएगा, तब इसको ई नंबर ऑप्शन कीजिएगा। इसका सही जवाब कितना नंबर का आ रहा है? कार्पेल्स जो होती है, कार्पेल्स जो महिला प्रजनन अंग होती है ना, ये होगी हमारा, ये होगी। ये 33 नंबर का सही जवाब ई नंबर कीजिएगा, ई नंबर कीजिएगा। यहाँ पर पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? पित्त कहिएगा। यकृत कोशिका पित्त का स्राव करती है। यकृत कोशिका जो होती है, यकृत कोशिका पित्त का स्राव करती है। किसका स्राव? पित्त का स्राव करती है। पित्त का, बाइल का स्राव करती है, पित्त का स्राव करती है। और कह दीजिएगा पित्त में नो एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं होती है, नो एंजाइम, ठीक ना। अब इसी में मिलता है बाइल साल्ट मिलती है। कहिएगा बाइल साल्ट मिलती है। और ये बता दीजिएगा बाइल साल्ट के बाद में यहीं पर मिलेगा बाइल साल्ट। और यहीं पर देखिए, हटाइए, ऐसे बांट दे रहे हैं हम लोग। पित्त में पूछेंगे कि बाइल में पूछेंगे, तो बाइल में 2 पार्ट, एक होती है बाइल साल्ट होती है और एगो बाइल पिगमेंट होती है। बाइल पिगमेंट PIGMENT। और इसमें 2 गो होती है बिलिरुबिन।
एगो होती है बिलीवर्डिन होती है, ये जो होती है पीला होती है, और ये हमारा हरा होती है, और ये जो होती है वसा का पायसीकरण करता है, बड़े बड़े फैट को छोटे छोटे में तोड़ने का काम करता है। वसा का पायसीकरण पायसीकरण करता है ताकि फैट पचाने वाला जो एंजाइम है इसको पचा सके। सर पेटल्स, सेपल्स, पेटल्स नहीं होगा, पेटल्स होती सेपल, पेटल्स क्या है हमारा, सेपल्स कह रहा है ना, सेपल्स। तो देखिए यहाँ पर सेपल्स की बात करते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज बाह्य दलपुंज होती है एगो ना, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज फूल का प्रजनन अंग है कि नहीं है? अरे यार बाह्य दलपुंज की बात करते हैं, बाह्य दलपुंज बाहर की हरी पत्तियां होती है, नहीं इसको हाँ सही जवाब कीजिए, बाहर की हरी पत्तियां होती है, ये हरापन के लिए होती है, क्लोरोफिल के लिए यही ना करता है। हाँ सी नंबर ऑप्शन कर दीजिए, सी नंबर ही ऑप्शन होगा, सही जवाब हो रही, सी नंबर ही ऑप्शन कर दीजिए, ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा। हाँ सेपल्स होती है आपका, देखिए ये जो होती है ना, एगो बाह्य दलपुंज एगो दलपुंज होती है, ये जो होती है एसेसरी पार्ट होती है, और नेसेसरी पार्ट में हमारा कौन आती है, नेसेसरी पार्ट में हमारा आ जाती है एंड्रोसियम, और क्या आता है गाइनोसियम आती है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। हाँ सही है, ये रखने दीजिएगा, ये नहीं होगा ये, ठीक ना। हाँ चलिए अब एक बात बताइएगा, वसा पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? यकृत कोशिका पित्त का स्राव करती है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होती है, लेकिन भोजन को पचाने में इसकी भूमिका है। कैसे भाई? तो ये बाइल साल्ट होती है, वसा का पायसीकरण करता है, बड़े बड़े फैट की बड़े बड़े गोलिकाओं को छोटे छोटे में तोड़ता है ताकि वसा पचाने वाला एंजाइम इसको तोड़ सके। और यहाँ पर बाइल पिगमेंट होती है, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन होती है, पीला होती है और ये हरा होती है। जॉन्डिस होता है तो यही ना बढ़ जाता है। तो वसा का अवशोषण, वसा का उत्सर्जन, वसा का पायसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। चलिए आगे बढ़ जाइए आप लोग। अगला क्या है? दो अस्थियां एक दूसरे से किस अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे क्या कहते हैं? सुनिए, एक होती है टेंडन, TENDON, टेंडन होती है जिसको कहते हैं कंडरा, ठीक ना। ये कह देते हैं हड्डी को मांसपेशी से जोड़ती है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ती है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ती है। कौन? जिसका नाम हो गया टेंडन। और एगो होती है लिगामेंट, लिगामेंट होती है जिसको हम लोग कह देते हैं स्नायु। तो कहिएगा बोन टू बोन, कहिएगा हड्डी को हड्डी से जोड़ती है, हड्डी को हड्डी से जोड़ती है, हड्डी को हड्डी से ये जोड़ने का काम करती है। कौन? जिसका नाम क्या है? लिगामेंट। तो बताइएगा क्या कह रहा है सवाल में? दो अस्थियां, दो हड्डियां डैश डैश से, तो किससे जुड़ी रहती है? कार्टिलेज से, स्नायु से। तो कहिएगा उपास्थि, कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज होती है जिसको लिगामेंट के नाम से जानते हैं, लिगामेंट कहते हैं, कार्टिलेज। यहाँ पर हमारा लिगामेंट, मसल, अधात्री, तो कहिएगा उनमें से कोई नहीं, स्नायु। लिगामेंट है यार, स्नायु यहाँ पर, लिगामेंट तो यहाँ ये ना करना होगा यार, स्नायु है तो लिगामेंट ना करना होगा जी। ये देखो इंग्लिश में गलत है, लिगामेंट है। लिगामेंट हो जाएगा। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन तब सही होगा, तब 1 नंबर ऑप्शन कह दीजिएगा तब, ठीक ना, तब 1 नंबर ऑप्शन इसका सही कह दीजिएगा। अगले नंबर पर आ जाते हैं हम लोग, अगले नंबर पर आ जाए। क्या कह रहा है अगला नंबर? बताइए आप लोग, अगला नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। चलिए फटाफट बतला दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुने हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होती है कि फर्टिलाइजेशन जो होती है एक ट्यूब में होती है, फर्टिलाइजेशन एक ट्यूब में होती है, जाइगोट का निर्माण होती है, तब उसको माता के गर्भाशय में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो जनरली वो जैसे सरवाइव करता है बच्चा वैसे होते रहेगा। जब भ्रूण बनने की प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में नहीं,
जब भ्रूण का विकास नहीं, बाह्य निषेचन होती है, बाहर में निषेचन ट्यूब में, और विकास आंतरिक होती है। सही जवाब मिल गया यहाँ पर, टेस्ट ट्यूब बेबी वही होती है, टेस्ट ट्यूब बेबी। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन, एक दिन और बताए थे ये, कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होती है? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, तो कहिएगा अग्नाशय, अग्नाशय के अंतस्रावी ग्रंथि, लैंगरहैंस की अग्नाशय, अधगनाशय, अग्नाशय के अंतस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, लैंगरहैंस की द्वीपिका द्वारा स्रावित, लैंगरहैंस की, लैंगरहैंस की द्वीपिका द्वारा, द्वीपिका द्वारा अल्फा बीटा गामा, अल्फा सेल द्वारा स्रावित की गामा सेल की डेल्टा सेल द्वारा स्रावित, तो कहिएगा द्वीपिका द्वारा स्रावित, स्रावित। तो बताइए अग्नाशय के इंडोक्राइन ग्लैंड, लैंगरहैंस की द्वीपिका, इंडोक्राइन ग्लैंड, लैंगरहैंस की द्वीपिका द्वारा स्रावित हमारा क्या है, हमारा हार्मोन है ये, हार्मोन, हार्मोन। और खास तौर पर देखिएगा तो डेल्टा सेल कौन करता है, अग्नाशय का, कहिएगा अग्नाशय का डेल्टा सेल करती है, डेल्टा सेल करती है ये, ठीक ना, डेल्टा सेल करती है, अग्नाशय का डेल्टा सेल करती है ये, और बाकी सब करेगा ये। 37 का 1 नंबर आंसर हमारा सही आ जाएगा। चलिए क्यों का क्वेश्चन क्या लिख रहे हो जी? चलिए भाई, एगो एगो स्टूडेंट का कहना है क्यों बकवास जैसा डिस्कशन करा रहे हो, तो कैसा करवाएं डिस्कशन? चुटकुला सुनाकर करवाएं? बोलिए, सही सही बोलिएगा। अगर आप कहिएगा तो चुटकुला सुनाकर करेंगे, हमें नहीं आती है चुटकुला, हमें आती है पढ़ाना, और हम पढ़ाते हैं, ठीक ना, हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं। आप सोचिएगा कि एक के दिन में बायोलॉजी पढ़ लेंगे, तो एक दिन में बायोलॉजी नहीं पढ़िएगा, ठीक ना। जितना डिस्कशन में बतानी है उतना हम बतला रहे हैं, उससे कम नहीं बतला रहे हैं, और वही चीज़ बतला रहे हैं जो जेन्युइन चीज़ें हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ, जो जेन्युइन चीज़ें हैं बतला रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा आप तिस्मार खान हैं, तो आप दूसरे जगह से भी आप डिस्कशन कर एक बार देख लीजिए, बड़ी खुशी मिलेगी हमको, ठीक ना। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि आपको दूसरे जगह से भेजा गया हो बेमतलब का डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट सफलता नहीं लेता है, जो पढ़ता है प्रॉपर वे में वही सफलता लेता है, ठीक ना। हाँ, चलिए, तो ये बात बताइएगा, ये सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन, एसटीएच हार्मोन का नाम सुने हैं ना, एसटीएच हार्मोन होती है, एसटीएच हार्मोन, तो एसटीएच होती है सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन होती है। तो कहिएगा कि ये हमारा गामा सेल द्वारा स्रावित होती है, गामा सेल द्वारा, गामा सेल या डेल्टा सेल द्वारा, कौन सेल, डेल्टा सेल द्वारा स्रावित होती है, डेल्टा सेल द्वारा स्रावित होती है, स्रावित, डेल्टा सेल द्वारा स्रावित होती है, ठीक ना, डेल्टा सेल द्वारा स्रावित होती है। चलिए भाई, क्या कहना है, कुछ स्टूडेंट आर डाइवर्टिंग यू बिकॉज, हाँ, लैंग्वेज, देखिए आपको पता नहीं है, हमें लगता है कि आपको तब पता नहीं है हमारे बारे में, ठीक ना। आप एक बार पता कर लीजिएगा, आपके संपर्क में जो भी हो पता कर सकते हैं आप, ठीक ना। इसलिए आप उतना ही समझिए। एक स्टूडेंट है, क्या नाम है उसका, लगता है कि आपको अभी पल्ला नहीं पड़ा है, अगर इच्छा हो ना तो आप एक बार क्लास कर लीजिए, बढ़िया रहेगा, बढ़िया से क्लास कर कर कहीं दूसरे जगह से आइएगा, तब हमारा डिस्कशन कीजिए, तब आपको लगेगा कि हम वही चीज़ पढ़ाते हैं जो एग्जाम में पूछती है, मैं वही चीज़ आपको लिखूंगा जो एग्जाम में पूछती है, ठीक ना। मैं वो फालतू बातें कभी नहीं लिखूंगा जो एग्जाम में नहीं पूछती है। झूठ मूठ का बोर्ड भरने से कोई फायदा नहीं है। अभी ना पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं पढ़ने के लिए,
तो क्यों नहीं आप इतनी इतनी मोटी किताबें पढ़कर पास करते हैं? क्योंकि जब सफलता लेनी है ना तो स्मार्ट क्लास करना पड़ेगा, स्मार्ट सोचना पड़ेगा, आपको अलग सोचना पड़ेगा। भीड़ में तो सारा दुनिया चलती है, भीड़ से थोड़ा हटकर चलना पड़ेगा आपको, ठीक ना। हाँ चलिए, सोमैटोस्टेटिन बाकी सब का सब हमारा मास्टर ग्लैंड द्वारा स्रावित होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही ना मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, यही हमारा होती है मास्टर ग्लैंड होती है। और ये कहाँ होती है? तब मस्तिष्क में 3 गो है हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, आपका पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस होती है, और एक होती है पिनियल ग्लैंड भी होती है। लेकिन मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड की बात करते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नाम से जाना जाता है, हाइपोथैलेमस कहा जाता है, ठीक ना। हाँ चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विश्वास और प्रथाओं का संग्रह, ये लीजिए भाई, ये तो मेरा, हाँ चलिए, विश्वास और प्रथाओं का संग्रह। अब इस सवाल को कहिएगा कि हमको डिटेल्स में बताइए, तो इसको तो डिटेल्स में नहीं बतलाई जाएगी आपको, ठीक ना, इसको तो डिटेल्स में आपको नहीं बतलाई जाएगी, इसलिए आप आराम से पढ़िए, ठीक ना। पढ़ना है तो आराम से पढ़िए। फिर से हम 40 क्वेश्चन लेकर आते हैं और उसको भी देखिएगा, तुरंत आएंगे। अनुवांशिक, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की अनुवांशिक गुणवत्ता बनी, वही हमारा आपका जेनेटिक आपका क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक्स, कहते हैं अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना या किस अनुवांशिकी के क्षेत्र में। तो एक होती है यूजेनिक्स और एक होती है यूथेनिक्स। तो या तो हमारा यूजेनिक्स वाला आंसर होगा या तो हमारा यूथेनिक्स वाला होगा। तो कौन होगा? क्लोनिंग कहलाती है। चलिए सही सही बता दीजिए इसका कौन सा आंसर आने वाली है। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस अनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? बता दीजिएगा कौन सा अनुवांशिकी का क्षेत्र कहलाता है? यूजेनिक्स कहलाता है। क्या कहलाती है? यूजेनिक्स के नाम से जानते हैं उसको, यूजेनिक्स कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्लोनिंग नहीं मारना है, वो अलग चीज होती है। यूजेनिक्स के अंतर्गत इसको रखा जाता है। किसके अंतर्गत? यूजेनिक्स के अंतर्गत रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। यूजेनिक्स और एगो यूथेनिक्स भी होती है, मिलेगा कहीं कहीं क्वेश्चन आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है। रुधिर में सुनिए मेरी बात, कहा जाएगा कि ब्लड बैंक में ब्लड को रखा जाता है, तब ब्लड बैंक में ब्लड को रखा जाता है तो उसमें एक पदार्थ मिलाई जाती है जो उसको जमने नहीं देता है। जब ऐसे रख दीजिएगा तो वो जम जाएगा, उसका नाम है आपका सोडियम ऑक्जेलेट। सोडियम ऑक्जेलेट में मिलाकर उसको रखा जाता है ताकि वो नहीं जम पाए, तो यही है हमारा सोडियम ऑक्जेलेट में रखा। आपका क्या मिलाया रहता है? एंटी कोगुलेंट पदार्थ सोडियम ऑक्जेलेट में मिलाकर रखी जाती है। आखिरी सवाल आज की आखिरी सवाल क्या है देख लीजिए आप लोग, बता दीजिए कौन सा आंसर आएगा। एक दिन और बताए थे, मादा एनीफिलेज मच्छर, बताइएगा मादा एनीफिलेज मच्छर जो है मलेरिया पैदा करता है। तो एक का कितना हो जाएगा? 4 नंबर से मुलाकात करवा दिए। क्यूलेक्स बताइए। सैंड फ्लाई रेत मक्खी किसके लिए? काला जार के लिए, 1 नंबर से। सीसी मक्खी किससे? हमारा सीसी मक्खी टीएसई होना था, सीसी नहीं सर, टीएसई होती है, टीएसई सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई नींद वाला है हमारा ये। स्लीपिंग सिकनेस हो गया, 2 नंबर से मुलाकात करवा दीजिए। तो कहिएगा 2, 1 और ये जो बच गया हमारा क्यूलेक्स वाला कौन सा हो जाएगा? तो कहिएगा यही हमारा फाइलेरिया होती है। फाइलेरिया 3, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब आपसे हम ले लेते हैं इजाजत। ओके बाय।